नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं औषधीय सहायकों की, यानी कि फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स। जी नमस्कार। हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जो इन पर काफ़ी जानकारी देते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जो दवा बनाने के लिए इतनी ज़रूरी है पर खुद दवा नहीं होती, आखिर ये हैं क्या, इनका इस्तेमाल क्यों होता है और एक अच्छे सहायक में क्या गुण होने चाहिए। अक्सर हम दवा के असर पर ही ध्यान देते हैं, पर ये सहायक भी चुपचाप अपना बहुत ज़रूरी काम करते हैं। बिल्कुल। दवा को रंग देना, स्वाद देना, उसे सुरक्षित रखना, और इसमें कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ सिंथेटिक। तो चलिए इसी दिलचस्प विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये औषधीय सहायक आखिर है क्या चीज़? देखिए, सरल शब्दों में अगर कहें तो ये वो पदार्थ हैं जिनका अपना कोई औषधीय असर, मतलब कोई दवाई वाला असर या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है। लेकिन किसी दवा को उसकी डोजेज फॉर्म में लाने के लिए, जैसे गोली बनानी हो, कैप्सूल, सिरप या इंजेक्शन, उनको बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं। इनके बिना शायद दवा बनाना या उसे इस्तेमाल करना भी मुमकिन ना हो पाए। अच्छा, तो ये सिर्फ दवा का वजन बढ़ाने वाले फिलर नहीं है। हाँ इनके है। काम क्या क्या होते हैं फिर? नहीं नहीं, सिर्फ फिलर नहीं, इनके काम बहुत सारे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी। जैसे ये दवा को लंबे समय तक ठीक रखते हैं, यानी उसका संरक्षण, प्रिजर्वेशन करते हैं। कुछ दवा के माहौल को आप कह सकते हैं एसिडिक या अल्कलाइन बनाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। कुछ दवा को गाढ़ापन देते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स जिन्हें कहते हैं, ताकि वो सही से ली जा सके। कुछ दवा की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी फिलर्स या एक्सपिएंट्स, ताकि अगर दवा बहुत कम मात्रा में है तो भी उसकी गोली या कैप्सूल बन सके। ओके। और भी हैं, जैसे अशुद्धियों को सोखना, मतलब एड्सॉर्प्शन, हाँ फिल्ट्रेशन में मदद करना, ऑक्सीडेशन रोकना, जो हवा से रिएक्शन होता है ना, हाँ हाँ उसे रोकना, दवा को स्टेबल रखना, स्थिर रखना, हाँ और कभी-कभी दवा के अणुओं के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना ताकि वो सुरक्षित रहें। हाँ तो इनका रोल वाकई बहुत बड़ा है। हाँ, ये तो काफी सारे काम हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी चीज को दवा में सहायक के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या पैमाने हैं? जी, कुछ बहुत बुनियादी शर्तें हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, वो पदार्थ जहरीला नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक। ठीक है। उससे किसी तरह की एलर्जी या सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन सेंसिटाइजिंग। और शरीर में कोई जलन या परेशानी पैदा ना करे, नॉन इरिटेटिंग। हाँ, और ये तो सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम है। इसके अलावा उसे दवा में मौजूद बाकी सभी चीजों के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, संगत होना चाहिए। संगत मतलब? ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए जिससे दवा का असर कम हो जाए या कोई खराब चीज बन जाए। अच्छा, और क्वालिटी का क्या इनकी क्वालिटी भी उतनी ही मायने रखती है जितनी एक्टिव दवा की? हाँ बिल्कुल, इनकी गुणवत्ता, इनकी क्वालिटी मुख्य दवा यानी थेरेप्यूटिक एजेंट के बराबर ही होनी चाहिए, और उन पर भी वैसे ही कड़े क्वालिटी कंट्रोल लागू होने चाहिए जैसे दवा पर होते हैं। साथ ही उन्हें स्टेबल होना चाहिए, मतलब भंडारण के दौरान या दवा बनाते समय जो गर्मी, नमी, दबाव पड़ता है, उन सब के प्रति वो स्थिर रहें। अगर सहायक ही स्टेबल नहीं होगा तो पूरी दवा की क्वालिटी और असर पर सवाल उठ सकता है। सही बात है। ये तो सीधे सीधे दवा की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस से जुड़ी बातें हैं। चलिए अब कुछ ऐसे सहायकों की बात करते हैं जिनका असर हम सीधे महसूस करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, थोड़ा सा। पर इनका काम हमारी इंद्रियों से जुड़ा है, स्वाद, गंध, रंग। जी, ये वो सहायक हैं जो दवा लेने के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। आप सोचिए, अगर कोई दवा बहुत कड़वी हो या अजीब सी दिखे तो उसे लेना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, खासकर बच्चों या बुजुर्गों के लिए तो बहुत मुश्किल। बिल्कुल, ये एजेंट इसी मुश्किल को कम करने में मदद करते हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं रंग भरने वाले एजेंट्स की, कलरिंग एजेंट्स। इनका क्या मकसद होता है? सिर्फ दवा को सुंदर बनाना? सुंदर बनाना एक मकसद है, पर सिर्फ वही नहीं। रंगों से ना दवा की पहचान आसान हो जाती है। पहचान कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति कई तरह की दवाएं ले रहा है, तो अलग अलग रंग की गोलियां या कैप्सूल उन्हें सही दवा पहचानने में मदद करते हैं। गलती होने का चांस कम हो जाता है। अच्छा, हाँ ये तो है। और ये बनाने और बेचने के दौरान भी पहचान में मदद करते हैं। और ये रंग आते कहाँ से हैं? क्या ये नेचुरल होते हैं? दोनों तरह के होते हैं, प्राकृतिक भी और सिंथेटिक भी। प्राकृतिक रंगों के स्रोत कई हैं। कुछ खनिज होते हैं, मिनरल कलर्स, जैसे लाल और पीले रंग के लिए फेरिक ऑक्साइड,
सफेद रंग के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड की एक खास बात यह है कि ये यूवी किरणों को सोखता है और धूप में इसका रंग नहीं बदलता। इसीलिए इसे सनस्क्रीन में भी इस्तेमाल करते हैं। ओह, हाँ, कार्बन ब्लैक भी एक खनिज रंग है। फिर पौधों से भी रंग मिलते हैं, जैसे हल्दी से पीला रंग, क्लोरोफिल से हरा। पुराने जमाने में तो यही मुख्य स्रोत थे। जानवरों से भी कुछ रंग मिलते हैं। एक उदाहरण है टीरियन ब्लू, जो एक खास किस्म के घोंगे से मिलता है। और सिंथेटिक रंग वो कैसे बनता है? सिंथेटिक रंग ज्यादातर कोल टार डाइस से बनाए जाते हैं। ये अक्सर ज्यादा स्टेबल होते हैं, रंग ज्यादा पक्का और चमकदार होता है और सस्ते भी पड़ते हैं कई बार। अच्छा। इन्हें खाने पीने की चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैरामिल है या फिर कुछ खास डाइस जैसे एरिथ्रोसिन जो लाल रंग देता है, या टाटाजीन पीला रंग। बस इनका चुनाव करते समय सुरक्षा मानकों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो रंगों के बाद अब बात करते हैं मिठास लाने वाले एजेंट्स की, स्वीटनिंग एजेंट्स। इनका काम तो सीधा सा लगता है, दवा को मीठा बनाना ताकि कड़वाहट छिप जाए। बिल्कुल, खासकर जो सिरप होते हैं या चबाने वाली गोलियां होती हैं, उनमें इनकी भूमिका बहुत अहम है। ये दवा को ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाते हैं, लेना आसान करते हैं। और मिठास देने वाले एजेंट भी प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल दोनों तरह के होते हैं। प्राकृतिक में तो सबसे आम चीनी ही होगी, सुक्रोज। हाँ, सुक्रोज सबसे आम है। रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर जैसा होता है। इसके अलावा मैनिटॉल भी है। ये डी मैनिटॉल होता है, एक तरह का अल्कोहल। ये सुक्रोज से थोड़ा कम मीठा होता है, करीब 50-70%। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये नमी नहीं सूखता, हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, इसीलिए चबाने वाली गोलियों में काफी इस्तेमाल होता है। अच्छा। ज़ाइलिटॉल भी है, जो पौधों से मिलता है, कम कैलोरी वाला होता है। और कृत्रिम मिठास वाले एजेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आजकल इनका जिक्र काफी होता है। हाँ, इनका चलन बड़ा है क्योंकि ये चीनी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मीठे होते हैं और इनमें कैलोरी या तो होती नहीं या बहुत कम होती है। तो ये डायबिटीज वालों के लिए अच्छे हुए। जी, उन लोगों के लिए ये उपयोगी हैं जिन्हें चीनी कम लेनी है या नहीं लेनी। और इन्हें दांतों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है, मतलब नॉन कैरियोजेनिक। लेकिन क्या इनके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं? मैंने सुना है कुछ के बारे में। हाँ, कुछ कृत्रिम स्वीटनर्स को लेकर समय समय पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। जी। जैसे सैकरीन है। हाँ। ये चीनी से लगभग 500 गुना ज्यादा मीठा है। 500 गुना? जी। जी। लेकिन कुछ पुरानी स्टडीज में इसे कैंसर से जोड़ा गया था। हाँ। हालांकि इस पर अब भी बहस है और कई देशों में इसका सीमित उपयोग होता है। इसका एक और इशू है कि बाद में हल्का कड़वा स्वाद छोड़ता है। फिर साइक्लोमेट्स हैं। ये चीनी से 30 से 50 गुना मीठे होते हैं, लेकिन इन पर भी कैंसर का संदेह था और कई जगहों पर ये बैन है। अरे। हाँ, एस्पार्टेम भी बहुत कॉमन है, चीनी से करीब 200 गुना मीठा। ये एक डाइपेप्टाइड है। हाँ। पर ये गर्मी में स्टेबल नहीं रहता। अच्छा। हाँ, इसलिए इसे गर्म पे या बेकिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी चीजों में ही चलता है। तो क्या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हैं जिन्हें ज्यादा सुरक्षित माना जाता है? हाँ हैं, जैसे सुक्रालोज। ये चीनी से करीब 600 गुना मीठा है और इसे आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेटिंग। ठीक है। और एक न्यूआटेम है जो एस्पार्टेम जैसा ही है बनावट में, पर उससे भी कहीं ज्यादा मीठा, चीनी से हजारों गुना मीठा, और ये गर्मी में भी स्टेबल रहता है। बाप रे, हजारों गुना? हाँ, तो चुनाव करते समय मिठास कितनी चाहिए, स्थिरता, लागत और सबसे जरूरी सुरक्षा, इन सभी बातों को देखना पड़ता है। वाकई, ये मिठास की तो अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री है। खैर चलिए, अब स्वाद देने वाले एजेंट्स पर आते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स। इनका काम सिर्फ मिठास देना नहीं है, बल्कि एक खास खुशबू या स्वाद देना है। सही कहा, इनका मुख्य काम है दवा की अपनी जो गंध या स्वाद है, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसे छुपाना और उसे एक अच्छा मनभावन फ्लेवर देना। ये भी प्राकृतिक और सिंथेटिक हो सकते हैं। प्राकृतिक फ्लेवर कैसे मिलते हैं? ये पौधों या जानवरों से मिलते हैं। अक्सर ये वाष्पशील तेल होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स, या उनके अर्क मतलब एक्सट्रैक्ट्स। जैसे पुदीने का तेल, पेपरमिंट ऑयल, संतरे का तेल, वनीला का एक्सट्रैक्ट, इलायची का स्वाद। इन्हें अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है, जैसे डिस्टिलेशन या एक्सट्रैक्शन से। क्या ऐसा भी है कि कुछ खास तरह के स्वाद कुछ खास तरह की कड़वाहट को बेहतर छुपाते हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है। कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कड़वी दवाओं के लिए अक्सर फ्रूट फ्लेवर, मिंट या चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। नमकीन स्वाद को दबाने के लिए पीच या विंटरग्रीन जैसे फ्लेवर। हाँ। खट्टेपन के लिए रास्पबेरी या लिकरिस, मुलेठी।
और अगर दवा पहले से थोड़ी मीठी है तो उसे और बेहतर बनाने के लिए वनीला या फ्रूट फ्लेवर। ये तो इंटरेस्टिंग है। और सिंथेटिक फ्लेवर? सिंथेटिक फ्लेवर लैब में तैयार किए जाते हैं केमिकली। ये अक्सर प्राकृतिक फ्लेवर से ज्यादा स्टेबल और तेज हो सकते हैं। चबाने वाली गोलियों और बच्चों के सिरप में इनका बहुत इस्तेमाल होता है ताकि बच्चे आसानी से दवा ले लें। हाँ, बच्चों को दवा पिलाना तो एक जंग होती है। हाँ, बिल्कुल। तो रंग, मिठास और स्वाद, ये तीनों मिलकर दवा लेने के अनुभव को तो बेहतर बना देते हैं। लेकिन दवा सिर्फ स्वादिष्ट और दिखने में अच्छी हो, ये काफी नहीं है। उसे सुरक्षित और असरदार बनाए रखना भी तो जरूरी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। यहीं पर शायद परिरक्षकों, मतलब प्रिजर्वेटिव्स की भूमिका आती है। ये क्या करते हैं? सही पकड़ा। परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव्स वो पदार्थ हैं जो दवा को खराब होने से बचाते हैं। खास तौर पर ये दवा में बैक्टीरिया, फंगस या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पनपने से रोकते हैं या उनकी ग्रोथ को धीमा कर देते हैं। अच्छा। इसके अलावा कुछ प्रिजर्वेटिव्स दवा को हवा, रोशनी या तापमान से होने वाले केमिकल बदलावों से भी बचाते हैं। तो एक अच्छे परिरक्षक में क्या गुण होने चाहिए? क्या इनके लिए भी वही सुरक्षा वाले नियम लागू होते हैं? बिल्कुल। जैसे हमने पहले बात की, इन्हें भी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए और दवा के बाकी घटकों के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। साथ ही ये कम मात्रा में भी असरदार होने चाहिए, मतलब पोटेंट, और कई तरह के माइक्रोब्स पर काम करने चाहिए, यानी वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी हो। और सबसे जरूरी, इन्हें दवा की पूरी शेल्फ लाइफ के दौरान और इस्तेमाल करते समय भी अपना काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में असरदार थे, बाद में नहीं रहे। ठीक है। ये परिरक्षक काम कैसे करते हैं? क्या इनके काम करने के तरीके अलग-अलग होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर इनके काम करने के तरीके के आधार पर इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक प्रकार है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तो खाने की चीजों में भी होते हैं। हाँ, वही। ये दवा के उन हिस्सों को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर खराब हो सकते हैं। ये खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और दवा को बचा लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, BHA, BHT ये कुछ उदाहरण हैं। ओके। और दूसरा प्रकार? दूसरा मुख्य प्रकार है एंटी माइक्रोबाइयल एजेंट्स। ये सीधे माइक्रोब्स पर हमला करते हैं। कैसे? ये उनकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनके अंदर के सिस्टम में गड़बड़ी करके उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, फिनॉल जैसे केमिकल्स इस श्रेणी में आते हैं। अच्छा। एक और दिलचस्प प्रकार है कीलेटिंग एजेंट्स। कीलेटिंग, ये क्या होता है? शब्द कीलेट का मतलब होता है पंजा, जैसे केकड़े का पंजा। ये एजेंट दवा में मौजूद कुछ मेटल आयंस को, धातु के आयनों को जकड़ लेते हैं, एक रिंग जैसी बनाकर। ये मेटल आयन कभी-कभी दवा को खराब करने वाली रिएक्शंस को तेज कर देते हैं, तो कीलेटिंग एजेंट उन्हें पकड़कर निष्क्रिय कर देते हैं। EDTA और साइट्रिक एसिड इसके अच्छे उदाहरण हैं। वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है दवा को बचाने का। क्या परिरक्षक भी प्राकृतिक और सिंथेटिक होते हैं, जैसे रंग और मिठास वाले एजेंट थे? हाँ, स्रोत के आधार पर इन्हें भी बांट सकते हैं। प्राकृतिक परिरक्षक भी होते हैं, जैसे नमक या नींबू का रस, हम घरों में भी अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और सिंथेटिक परिरक्षक हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, जैसे बेंजोएट्स, सॉर्बेट्स, पैराबेंस वगैरह। दवाओं में अक्सर सिंथेटिक वाले ज्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि उनका असर और स्थिरता ज्यादा भरोसेमंद होती है। हमारे स्रोत में कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल, थियोमर्सल, बेंजाइलकोनियम क्लोराइड। ये अलग अलग केमिकल ग्रुप से आते हैं और अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सब समझना क्यों जरूरी है कि हमारी दवाओं में ये सहायक क्यों डाले जाते हैं? मेरे ख्याल से ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दवा सिर्फ उसके एक्टिव तत्व से ही नहीं बनती। ये जो सहायक तत्व हैं, ये एडिटिव्स हैं, यही तय करते हैं कि दवा लेना कितना आसान है रंग स्वाद के जरिए। यही तय करते हैं कि दवा कितनी सुरक्षित है और कितने समय तक अपना असर बनाए रखेगी परिरक्षक और स्टेबलाइजर के जरिए। ये एक तरह से दवा के अनदेखे नायक हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपना जरूरी काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा, अनदेखे नायक। तो संक्षेप में कहें तो औषधीय सहायक दवाओं के वो गुमनाम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो उन्हें लेने लायक बनाने से लेकर उन्हें सुरक्षित और स्थिर रखने तक कई बहुत जरूरी भूमिकाएं निभाते हैं। हाँ, और इस पूरी बातचीत से ना एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हमारे स्रोत में इस पर सीधे तौर पर तो बात नहीं हुई, लेकिन ये जुड़ा हुआ है इसी से। जब कोई दवा बनाने वाली कंपनी प्राकृतिक और सिंथेटिक सहायकों के बीच चुनाव करती होगी, तो वो किन बातों का ध्यान रखती होगी? खासकर तब जब सैक्रिन या साइक्लोमेट्स जैसे कुछ सिंथेटिक एडिटिव्स की सुरक्षा पर सवाल उठे हों। मतलब
लागत, स्थिरता, असर और सुरक्षा, इनके बीच वो संतुलन कैसे बनाते होंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और ये भी कि इन एडिटिव्स का दवा की कुल कीमत पर और फिर आम लोगों तक उसकी पहुंच पर क्या असर पड़ता होगा? वाकई ये एक अहम सवाल है कि इन छोटे छोटे दिखने वाले घटकों के चुनाव के पीछे कितने बड़े आर्थिक और सुरक्षा संबंधी फैसले जुड़े होते हैं। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।